क्या फोन वाकई में हमारी बातें सुन रहे हैं? इट्स ट्रू। कोई भी आपका डिवाइस जिसके पास माइक्रोफोन की फैसिलिटी है तो सब चीज आपकी बातें सुन रही हैं। आज की डेट में सबसे बड़ा एसेट जो है, जो गोल्ड की हम बात करते हैं, वो आपका डेटा है। तो यहाँ पे तो लोग समोसे खाते हैं आधार कार्ड के ऊपर। ChatGPT इतना ऊपर इसीलिए है क्योंकि उसके बाद डेटा सेट अच्छा है। वो डेटा सेट इंडिया से ही आता है। तो जब कभी भी आपने एक ईमेल आईडी यूज करी है अपने यूट्यूब चैनल बनाने के लिए, उस ईमेल आईडी का किसी भी वेबसाइट पे यूज ना करें। अगर आपने कर लिया है एंड नाउ यू वांट टू सिक्योर योरसेल्फ, देन आपको गूगल के सेटिंग। अब आपके पास कोई कॉल अगर ऐसा आता है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मेरे पैसे कहीं फंस गए हैं, तो आप पहले पूछो कि सीक्रेट कोड क्या है, क्योंकि वो AI को आपकी वॉइस पता है लेकिन वो सीक्रेट कोड नहीं पता। आज 2026 में आपकी 3 सेकंड की रिकॉर्डिंग से मैं आपकी एग्जैक्ट क्लोन वॉइस बना सकता हूँ। मान लो मैंने आपको एक ईमेल बना के भेजता हूँ कि आपका बैंक अकाउंट आज सस्पेंड हो गया है, जहाँ तो आपको डरा के पैसा निकालेगा कि आपका बच्चा इस हॉस्पिटल में है, आपके बच्चों को हमने ड्रग्स का सन पकड़ लिया है। सोशल इंजीनियरिंग एक ऐसा अटैक है जहाँ पे आपको किसी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं होती। अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में एंटीवायरस चाहे ऑन है चाहे ऑफ है, विद इन 5 सेकंड मैं आपका पूरा कंप्यूटर कंट्रोल कर सकता हूँ। एक वेबसाइट है, कंप्लीट अपनी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डालोगे और विद इन 48 आवर्स आपकी जितनी भी इंटीमेट पिक्चर्स हैं जिस प्लेटफॉर्म पे हैं सबसे वहाँ पे टेक डाउन करा ली जाएगी। एक सेकंड के लिए सोचो कि आपके फोन में एक कॉल आता है, आपके पापा की आवाज, और वो कहते हैं कि बेटा मुझे इमरजेंसी है, मुझे कुछ पैसे ट्रांसफर कर दो। आप पैनिक करते हो, पैसे तुरंत ट्रांसफर करते हो। बाद में पता चलता है कि वो आवाज़ आपके पापा की नहीं बल्कि AI जनरेटेड थी। अगर आप भी इसी तरह के किसी स्कैम का शिकार हुए हैं, then this episode has answers for you. So in this podcast we are gonna talk about the future and artificial intelligence, but not the ChatGPT जिसको हम stereotypically अपने असाइनमेंट बनाने में यूज़ करते हैं और डेली लाइफ की चीज़ों के लिए, हेल्प के लिए यूज़ करते हैं, but the artificial intelligence, AI, the future crimes around it, the dark side of AI and things related to artificial intelligence. So today we have Rahul Kumar, Assistant Professor, UPES Dehradun, to discuss on this very important topic. Apart from it, you're a cyber security expert, ethical hacker. We will gonna ask you ethical hacking क्या होती है later in the episode. Also आप एक YouTube चैनल भी चलाते हैं and cyber security के around free education provide करते हैं. We are also gonna talk about it later in the episode. तो सबसे पहले तो cyber security क्या होता है, ये किस चीज़ की security है, क्या ये scam से बचना है या इन टोटल इस अम्ब्रेला टर्म के अंदर क्या क्या आता है? एक नॉर्मल लेमन टर्म में आपको समझाऊं तो कोई भी ऐसा डिवाइस जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है, जो मोबाइल फोन आप यूज कर रहे हो, जिस कंप्यूटर सिस्टम को आप चला रहे हो, हर एक चीज जो भी इंटरनेट से कनेक्टेड होती है उसको सिक्योर करना, ताकि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उसको बाहर से एक्सेस करना चाहता है उसको हम उससे बचा पाए। तो ये साइबर सिक्योरिटी है। अब अगर हम इसको आम लोगों की भाषा में देखते हैं तो ये है कि लोगों को उनके बैंक में जो रखे हुए पैसे हैं वो कोई चुरा ना ले ऑनलाइन कोई ऐसी मैलिशियस एक्टिविटी करके, तो उनसे बचाना, आपके फोन को हैक होने से बचाना, तो उनके लिए साइबर सिक्योरिटी वो कहलाती है। आजकल हमने सुना है कि AI क्राइम्स, डिजिटल अरेस्ट बहुत ही कॉमन हो गए हैं। प्लस अब तो फोन कॉल्स भी आने लग गए हैं। यू कैन गेट अ फोन कॉल ऑफ योर फ्रेंड आस्किंग फॉर मनी और समथिंग लाइक दैट। सर AI तो इतना आगे बढ़ गया है, हम कैसे जानेंगे कि ये एक्चुअल में आवाज़ मेरी सिस्टर की है, मेरे फ्रेंड की है या AI की है? एक्चुअली कई बार हम खुद भी इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सच में एक AI वॉइस है या फिर ह्यूमन की वॉइस है। अब जैसे स्टार्ट करता हूँ मैं, हरियाणा का रिसेंटली एक केस हुआ था जहाँ पे एक बच्चे का कॉल जाता है उसके फादर के पास कि पापा मेरा एक्सीडेंट हो गया, मुझे पैसे भेज दो। सो विद इन फ्यू मिनट्स उसके पापा ने 1,40,000 समथिंग कोई अमाउंट ट्रांसफर कर दी, सिर्फ एक वॉइस पे। AI इतना ज़्यादा एडवांस हो चुका है, इतना टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ चुका है कि आप क्या, हम भी कई बार नहीं पहचान पाते कि जेन्युइन है या फेक है। मैं जो फॉलो करता हूँ एंड मैं सबको रिकमेंड करूँगा, जो भी लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं एंड स्पेशली आपके फादर मदर एंड अगर आपके घर में ग्रैंड मदर्स हैं, ग्रैंड फादर हैं, तो उनसे आप एक सीक्रेट कोड शेयर कर सकते हैं। अब आपके पास कोई कॉल अगर ऐसा आता है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मेरे पैसे कहीं फंस गए हैं, तो आप पहले पूछो कि सीक्रेट कोड क्या है, क्योंकि वो AI को आपकी वॉइस पता है लेकिन वो सीक्रेट कोड नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल आपने सीक्रेट कोड लगा दिया सारेगामापा, राइट, मेरे को कॉल आता है कि मैम मेरा एक्सीडेंट हो गया, मुझे 10 लाख रुपए भेज दो, हॉस्पिटल में जमा कराना है, ऑपरेशन होना है। तो आप सिंपली पहले पूछ लो अच्छा सीक्रेट कोड क्या है बता दो। तो जब तक वो सीक्रेट कोड आपको नहीं पता होगा तो आपको पता हो जाएगा कि हाँ ये जेन्युइन नहीं है, फेक है, तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। AI को वॉइस क्लोन करने में क्या सच में लेस देन 5 सेकंड्स लगते हैं? जी मैम, आज से अगर मैं 2-3 साल पहले की बात करता हूँ तो वहाँ पे हमें 3 से 4 मिनट लगते थे
उसके बाद फिर वो टाइम कम हो गया, वो 1 मिनट होने लग गया। आज 2026 में आपकी 3 सेकंड की रिकॉर्डिंग से मैं आपकी एग्जैक्ट क्लोन वॉइस बना सकता हूँ। ओह माय गॉड। आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा अरिजीत सिंह की वॉइस में कोई भी गाना चल रहा है, इनफैक्ट उसने गाया भी नहीं, लेकिन लिटरली अगर आप किसी को सुना दोगे तो लगेगा कि हाँ अरिजीत ने जैसे गाना गाया हो। इनफैक्ट फोटोज यूज करना, हम खुद ही कहीं ना कहीं अपनी फोटोज डाल रहे हैं, हाँ। चाहे वो गिबली इफेक्ट कह लें या कोई भी इस तरह के ट्रेंड फॉलो करना हो, तो अपने आप को इस तरह के ट्रेंड से बचाना भी जरूरी है कि अपनी फोटो हर जगह देना पॉसिबल नहीं है, या हमें अपनी फोटो देने के लिए 100 बार सोचना चाहिए। जब हम फोटोज की बात करते हैं मैम, तो यहाँ पे बहुत सारी साइबर अटैक्स हैं जो इसके अंडर आ जाते हैं। अब इसमें जैसे कि आपने कहीं इंस्टाग्राम पे कोई फोटो डालते हो तो वहाँ उस फोटो से आपकी लोकेशन को निकाला जा सकता है। दूसरा है, आपने कहीं फोटो डाली, उस फोटो से आपकी मॉर्फ इमेजेस बनाई जा सकती हैं। आपकी फोटो, आपका फेस किसी और की बॉडी पे लगा देना, जो कि आपने रश्मिका मंथाना का एक केस देखा होगा जहाँ पे किसी और लड़की के बॉडी पे रश्मिका का फेस लगा दिया था। एंड इवन वहाँ पे उस टाइम तो पीएम मोदी ने भी ट्वीट करके बताया था कि इन चीज़ों से सावधान रहना चाहिए। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करा था इनसे कैसे सेफ रहें। तो 2 केसेस तो ये हो गए। तीसरा है कि आप ही क्या फोटो का इस्तेमाल करके हम किसी को सोशल इंजीनियरिंग का मतलब होता है किसी के माइंड को मैनिपुलेट करके उससे कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है पैसे निकालना। तो हम वो भी कर सकते हैं। मतलब कि मैंने आपका फेस कहीं लगा के किसी तीसरे बंदे को दिखा दिया, हाँ। तो ये सोशल इंजीनियरिंग इसको बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहीं से हमने एक फोटो जनरेट करी या फिर कोई किसी का एक्सीडेंट हुआ, हमने उसकी फोटो क्लिक कर ली। अब उस व्यक्ति के चेहरे पे मैंने अपना चेहरा अगर लगा दूं और उसके इन्फॉर्मेशन मैं उसके पेरेंट्स तक भिजवा दूं किसी तरीके से, तो वहां से आप सोचिए किस तरह का स्कैम वहां पे हो सकता है। एक सिंगल प्रॉम्प्ट यूज करके आप ऐसी इमेजेस बना सकते हैं जो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये ओरिजिनल है या फिर फेक है। अगर आप अलाउ करो तो मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहूँ प्लीज। अगर आप ये फोटो देखें तो क्या आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये फोटो फेक है? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। लाइकवाइज हैव दिस वन, ये बहुत रियलिस्टिक लग रही है। यस। इवन अगर आप छोटे छोटे फीचर्स चेक करो उसके फेस के, आई मीन एक्ने, द इयररिंग्स। एग्जैक्टली। या सो ये मैंने इमेज रेडी करा है सिर्फ एक 4 लाइन के प्रॉम्प्ट से। तो आप सोचो ऐसी इमेजेस अगर मैं किसी ऑनलाइन डेटिंग साइट पे जाऊं और अपनी प्रोफाइल वहां पे लगा दूं, एंड देन मैं वहां पे किस किस लेवल के स्कैम या फ्रॉड में वहां पे कर सकता हूं। सर, जो एक नॉन टेकी बंदा है, फॉर एग्जांपल, जो इतना एआई नहीं यूज करता, या अभी तो हम सोच भी नहीं पा रहे हैं इस तरह की, जो आपने बोला कि 4 लाइंस के प्रॉम्प्ट में एक ऐसी इमेज जनरेट कर दी है, तो जो एक नॉन टेक्निकल बंदा है या टेक्निकल भी है इन केस, वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि ये एआई पावर्ड वीडियो है या फिर ये एआई से बना हुआ फोटो है? इस तरह के अकाउंट्स भी सोशल मीडिया पे बहुत चल रहे हैं एंड दे आर गेटिंग मिलियंस ऑफ व्यूज। हाउ टू आइडेंटिफाई द कंटेंट वी आर कंज्यूमिंग इज नॉट एआई पावर? आज की डेट में जितना एडवांसमेंट एआई में आ चुका है, बहुत ही मुश्किल है आइडेंटिफाई कर पाना है कि कोई फोटो फेक है या फिर रियल है। लेकिन स्टिल देयर आर सम टेक्निक्स जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। पहला तो यह है कि जिस एआई से फोटो बनाई जा रही है उसी एआई से फोटो को डिटेक्ट भी कराया जा सकता है कि ये ओरिजिनल है या फिर फेक है। अच्छा। सेकंड, अगर आप इन फोटोज को ध्यान से देखोगे तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जैसे कभी आप हंसोगे तो आपके यहाँ पे कुछ लाइंस यहाँ पे बढ़ रहे हैं, है ना। अगर आप एआई की इमेजेस देखोगे तो वहाँ पे इतनी रिफाइन इमेजेस वो नहीं होते। अगर आपको ध्यान से अगर आप उसको देखोगे तो हमारे स्किन फोल्ड्स नहीं दिख पाते। एग्जैक्टली। ओके। आप कहीं खड़े हो तो कई बार एआई में शैडो नहीं आती है, तो वो आप वहाँ पे देख सकते हो। ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आप नोटिस करके देख सकते हो कि ये फेक है या फिर ओरिजिनल है। इसके अलावा अगर आईडी आपके पास आती है तो आईडी में आप ये पता लगा सकते हो इसने इंस्टाग्राम या कोई भी अकाउंट कब ज्वाइन किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने आज ज्वाइन किया, उसके फॉलोवर आपको सडनली 100K नज़र आ रहे हैं एंड इवन वो कोई फेमस पर्सनैलिटी भी नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो एक फेक अकाउंट है या फिर बॉट अकाउंट है। या फिर आप वहाँ पे देख सकते हो कि जो अकाउंट की रिक्वेस्ट आपके पास आई है उसकी फॉलोइंग कितने, फॉलोवर्स कितने हैं। जनरली इनके जो फॉलोइंग होती है वो ज़्यादा होती है क्योंकि खुद से आगे आपको रिक्वेस्ट भेजते हैं। एंड अगर किसी ने कोई अपोजिट जेंडर देखेगा, किसी लड़की की रिक्वेस्ट आ रही है एंड अच्छी प्रोफाइल पिक है, अंदर अच्छी पोस्ट डली है, तो जनरली वो एक्सेप्ट करेगा। तो वहाँ पे फॉलोइंग ज़्यादा होती है, फॉलोवर्स बहुत कम होते हैं। एंड उनके अगर आप फॉलोवर्स पे भी क्लिक करके देखोगे, फॉलोइंग पे भी क्लिक करके देखोगे, तो मेनली वो सारे बॉट्स होते हैं। तो ये चीज़ें हैं जहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सर, मेल्स के थ्रू भी बहुत सारे स्कैम्स होते हैं। ये एआई फिशिंग भी इसको टर्म बोला जाता है। एआई फिशिंग क्या होता है? फिशिंग का अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ तो फिशिंग मतलब किसी को ईमेल के थ्रू
कन्वेंस कर लेना कि ये जो मैंने ईमेल भेजा है ये उसी के लिए भेजा है जो आपको दिखाई दे रहा है। मान लो मैंने आपको एक ईमेल बना के भेजता हूँ कि आपका बैंक अकाउंट आज सस्पेंड हो गया है या फिर आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक हो गया है। अब इसको रिन्यू कराने के लिए आपको इस लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा और अपनी आईडी को वेरीफाई करना पड़ेगा। तो उसको फिशिंग बोलते हैं। ये कैटेगरी होती है सोशल इंजीनियरिंग की, बेसिकली द आर्ट ऑफ मैनिपुलेटिंग ह्यूमंस माइंड। अब इसमें कई तरह की टेक्निक्स होती हैं जो आपके पास कॉल आते हैं कि हम एसबीआई से बात कर रहे हैं, आपको 4 अंकों का ओटीपी प्राप्त हुआ होगा, हमें ओटीपी दे दीजिए। तो इसको बोलते हैं विशिंग। जो ईमेल के थ्रू फ्रॉड होते हैं उसको फिशिंग बोलते हैं। जो एसएमएस के थ्रू फ्रॉड होते हैं उसको स्मिशिंग बोलते हैं। अच्छा, इनके लिए टर्म्स हैं बकायदा अलग। सो जो ईमेल है वो फिशिंग है, एसएमएस के लिए स्मिशिंग है एंड कॉल के लिए विशिंग है। पहले ऐसा होता था जब एआई इतना ज्यादा बूम पे नहीं था, इतना ज्यादा आया नहीं था, जो स्कैम वाले ईमेल्स होते हैं वो डिटेक्ट कर लेते थे। कैसे? वहाँ पे जो ग्रामेटिकल एरर्स होते थे, है ना, वो आप देख सकते थे, या फिर वहाँ पे जो जिस तरह का लैंग्वेज वो यूज करते थे वो हम देख सकते थे। लेकिन आज की डेट में एआई से इतने एडवांस ईमेल्स रेडी कर सकते हैं कि इवन हम या आप भी उसको नहीं लिख सकते ऐसे ईमेल्स। या तो आपको डरा के पैसा निकालेगा कि आपका बच्चा इस हॉस्पिटल में है, आपके बच्चों को हमने ड्रग्स के संग पकड़ लिया है, या फिर कोई भी एक्सवाइजी कंडीशन हो सकती है। या फिर वो लालच देगा कि यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे तो आपको इतना रिटर्न मिलेगा। मेनली जब हम क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं, I was gonna jump on that. तो जब हम क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं तो वहाँ बहुत सारे आपको ऐड मिलते हैं देखने के लिए। कई इन्फ्लुएंसर्स हैं यूट्यूब पे जो सिर्फ कुछ पैसों के लिए उनको उस कंपनी का बैकग्राउंड चेक नहीं करते हैं। अब क्योंकि एक ट्रस्टेड फेस ने बताया है कि इस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करके आप इतने लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हो, तो सब लोग उसमें इन्वेस्ट कर लेंगे। इन्वेस्ट करने पे आपको सब जो इंटरफेस मिलेगा, यूजर एक्सपीरियंस मिलेगा, और सब कुछ एक जेन्युइन एप्लीकेशन की तरह ही देखने के लिए मिलेगा। लेटर ऑन आप रियलाइज करते हुए जिस एप्लीकेशन में आपने पैसा डाला है वो मेनली ऑपरेटिंग फ्रॉम चाइना और सम ऐसी किसी जगह से ऑपरेट होता है। एंड फिर वन फाइन डे आप देखते हो कि शाम को आपने एप्लीकेशन खोली और वो एप्लीकेशन बंद हो जाती है। तो ये तो एक टाइप है। अब ऐसे बहुत सारे टाइप्स होते हैं। उसमें एक स्कैम होता है पिग बुचरिंग। ये जो स्कैम होता है इसमें सबसे पहले ऑनलाइन डेटिंग साइट्स पे ये एक रैंडम व्हाट्सएप मैसेज आपके पास आता है या टेलीग्राम पे मैसेज आता है। मेनली दे आर यूजिंग सोशल नेटवर्किंग साइट्स टू कांटेक्ट पीपल। पिग बुचरिंग का नाम आपने बोला। अब होता क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने मुझे फेसबुक पे कांटेक्ट किया, फिर मैंने आपका प्रोफाइल देखा, मुझे आपकी प्रोफाइल अच्छी लगी, मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता हूँ, आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो काफी टाइम तक, काफी हफ्तों तक मैं आपसे नॉर्मल बात करूंगा आपसे, एक ट्रस्ट गेन करूंगा। बिकॉज सोशल इंजीनियरिंग एक ऐसा अटैक है जहां पे आपको किसी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं होती, आपको प्रोग्रामिंग आने की जरूरत नहीं, आपको कोडिंग आने की जरूरत नहीं है, आपको चाहिए तो ट्रस्ट। सबसे पहले मैं आपका ट्रस्ट गेन करूंगा। और ये जितने भी स्कैम होते हैं ये 1 दिन या 2 दिन में नहीं होते, ये 3 months 4 months 6 months कई साल लग जाते हैं ट्रस्ट को गेन करने के लिए। और एक बार मैंने आपका ट्रस्ट गेन कर लिया, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट किया था और मुझे इतना रिटर्न मिला। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको भी समझा देता हूँ। अब क्योंकि अब आप मुझे ट्रस्ट करते हो तो मैं आपको पूरा कन्विंस कर लूंगा कि आप भी इस कंपनी में इन्वेस्ट कर लो, क्योंकि आप अपने एग्जांपल भी दे रहे हो कि ये मेरी और मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, ये देखो मेरे को इतना रिटर्न आया है, इतना रिटर्न आया है। तो वहां पे कन्विंस करके एंड देन एक बार सारा पैसा इन्वेस्ट हो जाए देन फिर कट ऑफ। ओह माय गॉड। एंड यहीं से एक और मुझे केस याद आता है स्कैम का, रोमांस स्कैम उसको हम बोलते हैं। अब जनरली मैट्रिमोनियल साइट्स पे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जिनकी शादी नहीं हो रही, बेचारे ढूंढ रहे हैं लड़का लड़की। अब मेनली जिसकी एज 35 के ऊपर है, राइट, तो ये उनको टारगेट करते हैं जो विमेन्स 35 की हैं, 40 वल्नरेबल हैं। एग्जैक्टली। होता है ऐसा है कि उनको एक एनआरआई अकाउंट से रिक्वेस्ट आता है, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो सेकंड पर्सन बोलता है कि मैं कनाडा में हूँ, और फिर 1 साल तक बातें होती हैं। फिर वो वन डे बोलता है कि मैं इंडिया आ रहा हूँ एंड तुम्हारे लिए अच्छा सा नेकलेस लेके आ रहा हूँ, डायमंड ज्वेलरी मेरे पास है, ऐसा ऐसा मैं तुम्हारे लिए सब दिखाता हूँ वीडियो कॉल पे, ऐसा 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 है। देन फिर आपको कॉल आता है कि मैं एयरपोर्ट पे हूँ, मैं अपना कार्ड लाना भूल गया हूँ और कस्टम क्लियर करने के लिए पैसे देने हैं। अब वो बोलेगा मेरे पास तो कार्ड है नहीं, क्या तुम इतने लाख रुपए ट्रांसफर कर सकते हो कस्टम क्लियर करने के लिए? और जैसे ही मेरा कस्टम क्लियर हो जाएगा मैं बाहर आके आपको पैसे दे दूंगा। एंड देन वो बेचारी लड़की जो भी है वो पैसे ट्रांसफर करती है, एंड देन फिर कहाँ उसकी ज्वेलरी और फिर कहाँ वो पैसा। बेस्ट डिफेंस इज टू अंडरस्टैंड द ऑफेंस फर्स्ट। सो ऑफेंस तो हमने समझ लिया क्या होता है, लेकिन अब डिफेंड कैसे करें अपने आप को? तो सबसे पहले तो क्योंकि आपने एथिकल हैकिंग भी करी है, मुझे ये ज़रूर बताइए कि एथिकल हैकिंग क्या होती है, एंड सेकेंडली क्या हैकिंग से इस तरह के स्कैम से बचा जा सकता है? देखिए, हैकिंग का मतलब होता है आप बिना किसी की परमिशन के
उसके अकाउंट का एक्सेस कर लेना। अब एक्सेस करने के बाद या तो उसका अकाउंट आप डिलीट करोगे, उसका डेटा वाइप आउट कर दोगे, जो भी XYZ आप करते हो, दैट इज हैकिंग विदाउट एनी परमिशन। एथिकल हैकिंग इज नथिंग जस्ट हैकिंग विद परमिशन। सो एथिकल हैकिंग एंड हैकिंग में सिर्फ एक ही वर्ड का डिफरेंस है, एंड दैट इज एथिक्स। सो इट्स वेरी फाइन लाइन। यस, जब हम एथिकल हैकिंग की बात करते हैं तो मैं आपका अकाउंट वही है उसी तरीके से हैक करूंगा जैसे कि हैकर हैक करेगा। उसी तरीके से वल्नरेबिलिटीज निकालूंगा, मतलब कमियां उसमें निकाल लूंगा, हैक करूंगा, आपका डेटा एक्सेस करूंगा, लेकिन मेरे पास प्रायर रिटन परमिशन होगी उसकी, मेरे पास एक NDA साइन होगा, उसके बाद ही मैं वो सारी एक्टिविटीज कर सकता हूँ। क्योंकि अगर एक बार मैंने आपका अकाउंट हैक कर लिया, लेट्स सपोज आपका लैपटॉप हैक हो गया है, या फिर आप ये चाह रहे हो कि मैं आपका लैपटॉप चेक करूं कि इसमें किसी तरह की कमियां तो नहीं है, सो दैट फ्यूचर में कोई इसको हैक ना कर ले। तो मैंने आपका लैपटॉप चेक कर रहा हूँ, उसमें वीकनेसेस ढूंढ रहा हूँ, मेनली साइबर सिक्योरिटी में उसको वल्नरेबिलिटीज बोलते हैं। तो मैं उसको ढूंढ रहा हूँ एंड मैंने सब कुछ देख लिया। उसके बाद आपके कुछ प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर हैं, तो अगर वो एथिक्स मेरे अंदर नहीं होंगे तो वो डॉक्यूमेंट को मैं यूज करके बाहर उसको सेल कर सकता हूँ। एथिकल हैकिंग क्यों करवाई जाती है, कौन इसको करवाता है? जैसा आपने बिजनेसेस का नाम लिया शायद, या मैं अगर आपको अपने सिस्टम में सिक्योरिटी की वल्नरेबिलिटीज चेक करने के लिए बोलूं, तो ऐसी कौन कौन सी एजेंसीज हैं या फिर ऐसे कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि एथिकल हैकिंग करवा सकते हैं? सो आज की डेट में हर एक छोटे से बड़ा बिजनेस जो है, हर कहीं पे साइबर सिक्योरिटी की टीम रहती है, अगर वो साइबर अवेयर हैं तो। और हर कंपनी के पास अपनी सिक्योरिटी टीम होती है, क्योंकि आज की डेट में सबसे बड़ा एसेट जो है, जो गोल्ड की हम बात करते हैं, वो आपका डेटा है। Exactly. इंडिया में लोगों को डेटा की वैल्यू नहीं पता, लेकिन बाहर डेटा की वैल्यू बहुत ज्यादा है। इवन यू कैन इवन रिकॉर्ड द वीडियो, अगर आपके पास परमिशन नहीं है तो सो आपको स्ट्रिक्टली मना कर देंगे। तो यहाँ पे तो लोग समोसे खाते हैं आधार कार्ड के ऊपर। तो मैंने कई ऐसे लिंक्डइन पे पोस्ट देखे जहाँ पे आधार कार्ड की फोटो कॉपी, उसके ऊपर समोसे रख के खाया जा रहा है। लोगों को पता नहीं है उस आधार कार्ड से कितने तरह के स्कैम हो सकते हैं। आपका अकाउंट खाली कराया जा सकता है, आपको मैनिपुलेट करके बहुत कुछ कराया जा सकता है, राइट। तो जब हम बात करते हैं कौन कौन सी कंपनी, तो हर तरह की कंपनी आज की डेट में सिक्योरिटी टीम्स रखती हैं, और वही टीम्स उन कंपनी डेटा को सिक्योर करते हैं। तो चाहे वो आप छोटी कंपनी लो चाहे बड़ी कंपनी लो, इसीलिए साइबर सिक्योरिटी बूम पे है। एंड अगर AI आ भी जाएगा तब भी हमें साइबर सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इवन AI नीड सिक्योरिटी। एंड व्हाई डू यू से दैट? बिकॉज मैम, अगर हम AI की बात करते हैं ना, तो हम बोलते हैं कि AI आने के बाद इसका करियर खत्म हो जाएगा, ये जॉब चली जाएगी, ये जॉब चली। बट आप सोचो, अगर आज की डेट में आप ChatGPT का इस्तेमाल कर रहे हो, फॉर एग्जांपल, अगर ChatGPT को किसी ने हैक कर लिया, तो ChatGPT के पास आपका सभी तरह का डेटा है। कभी आपने नोटिस शायद नहीं किया होगा, लेकिन जब भी आप किसी वेबसाइट पे अकाउंट बनाते हैं LLM मॉडल्स पे, जैसे कि ChatGPT है, तो वहाँ पे परमिशन आप देते हो कि आप मेरे डेटा को यूज कर सकते हो अपने मॉडल को ट्रेन करने के। ये जितनी भी ChatGPT है, ये हमारे ही मॉडल, हमारे ही डेटा पे ट्रेन होता है। और इंडिया जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर है इन चीजों का। आज OpenAI ChatGPT इतना ऊपर इसीलिए है और इतना रिफाइंड रिजल्ट इसलिए दे पाता है क्योंकि उसके बाद डेटा सेट अच्छा है। वो डेटा सेट इंडिया से ही आता है। आपने डिफेंस की बात बोली, आपने बताया कितने वल्नरेबल हैं हम अभी। मैं इंडिया के सिक्योरिटी के बारे में बात करना चाहती हूँ। हमारे जो डिजिटल एजेंसीज हैं, फॉर एग्जांपल आधार कार्ड की हमने बात करी, या फिर पैन कार्ड की हम बात करते हैं ट्रांजैक्शंस के लिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या फ्यूचर में AI इतना स्ट्रॉन्ग हो सकता है कि हमारा डेटाबेस जहाँ पे आधार कार्ड की सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर हैं या पैन कार्ड की सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर हैं, क्या फ्यूचर में वो हैक किया जा सकता है? तो इससे तो पूरा सिस्टम का बैलेंस बिगड़ जाएगा। मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट करे, इंटरव्यू करे, ये जो क्वेश्चन है ना, ये हार्डली 1 या 2 लोगों ने मुझसे पूछा है। क्योंकि हम आज की बात करते हैं, लेकिन ये जो पॉइंट आपने उठाया है कि जो आधार का डेटा आज हमारे पास है, क्या वो फ्यूचर में हटाया जा सकता है? क्योंकि जो आंसर है ना बहुत टेक्निकल है, शायद काफी लोग समझ ना पाए उसको। आज की डेट में जो कंप्यूटर आप यूज करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपका एक टास्क कंप्लीट हो रहा है, आप एक वीडियो एडिट अगर करोगे, सिंपल भाषा में समझाऊं तो, एक वीडियो एडिट आप करते हो, मान लो आपको 4 घंटे लगते हैं एक नॉर्मल लैपटॉप से। इन फ्यूचर आज से 5 से 10 साल बाद एक टर्म है क्वांटम। तो क्वांटम कंप्यूटर्स यानी कि सुपर फास्ट कंप्यूटर्स जब आ जाएंगे, उसी को एडिट करने में आपको 2 या 3 मिनट लगेंगे। मैं आपको एक समझाने के लिए बता रहा हूँ, राइट। क्वांटम कंप्यूटिंग की जब हम बात करते हैं, उसमें एक टर्म यूज होता है हार्वेस्ट नाउ डिक्रिप्ट लेटर। इट मीन्स कि अभी सेव कर लो और इसको डिक्रिप्ट यानी कि इसको हम जो पजल है सॉल्व बाद में करेंगे। सो आप डेटा एक्वायर करते जाओ, उसका यूज क्या होगा ये फ्यूचर में देखेंगे। एग्जैक्टली। अब यहाँ पे क्या है, मान लो आज मैंने आपका डेटा एक्सेस कर लिया आधार का, बट
आज मैं उसको ओपन नहीं कर सकता क्योंकि वो एक ऐसे ताला वहां पे लगा हुआ है जिसका चाबी मेरे पास नहीं है। बट इन फ्यूचर जब ऐसी टेक्निक्स आ जाएंगी, मैं उस ताले की एक ऐसी चाबी भी बना सकता हूँ जिससे फ्यूचर में जाके मैं उसको अनलॉक कर लूंगा। तो हैकर्स ये कर रहे हैं। अब यहाँ पे तो हम सिर्फ आधार की बात कर रहे हैं, लेकिन आप सोचो किसी कंट्री के आर्मी का डेटा सेट, कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन किसी के पास है आज की डेट में, तो उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। डिक्रिप्ट का मतलब होता है अगर कोई ऐसा डेटा है जिसको अभी आप पढ़ नहीं पा रहे हो, तो उसको एक साधारण भाषा में चेंज करने को हम डिक्रिप्शन बोलते हैं। और डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए एनक्रिप्शन भी किया जाता है। तो आज जो डेटा को आप सिक्योर कर रहे हो, बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं कि बहुत सारी मैथमेटिक वहां पे लग रही है आपके यूपीआई पेमेंट को सिक्योर करने के लिए। आज अगर मैंने वो डेटा निकाल लिया, क्योंकि आज मेरे पास ऐसी टेक्निक नहीं है कि मैं उस लॉक को तोड़ पाऊं, लेकिन जब एक क्वांटम कंप्यूटिंग पूरी दुनिया में होगी, क्वांटम कंप्यूटर्स आ जाएंगे, तब मेरे पास इतनी फास्ट टेक्निक्स होंगी, मेरे पे इतने फास्ट प्रोसेसर्स होंगे कि मैं उसको भी तोड़ सकता हूँ और विद इन फ्यू आवर्स। आई थिंक दैट इज व्हाई डेटा इज कॉल्ड गोल्ड, फ्यूचर गोल्ड। बहुत सारी बड़े बड़े कंपनीज, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया, फेसबुक, मेटा एंड एवरीथिंग, दे आर एक्वायरिंग डेटा राइट नाउ फॉर द फ्यूचर यूज। और फ्यूचर भी नहीं, आज की डेट में भी डेटा हमारा जितना इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा कहूंगा कि इंडियंस को ही नहीं पता कि कितना इंपॉर्टेंट चीजें ऐसे ही अलाउ कर रहे हैं किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हुए, किसी भी वेबसाइट को परमिशन देते हुए। यहाँ से कभी रिसेंटली एक कंपनी है वर्सल, जो कि डेवलपर्स में बहुत ज़्यादा फेमस है। अब उस कंपनी में क्या हुआ, अब आप भी शायद इससे रिलेट कर पाएंगे। आपने रिसेंटली किसी वेबसाइट पे अकाउंट बनाया, तो वहाँ पे आपने देखा होगा अकाउंट जब बनाते हो तो ऑप्शन आता है साइन इन विद गूगल। तो आपको खुद से पूरा टाइप करने के बजाय आपके पास जो एग्जिस्टिंग गूगल अकाउंट जीमेल से आपने लॉगिन कर रखा है, सिंपल क्लिक करो, उस वेबसाइट का आपका जो गूगल अकाउंट से इससे लिंक बन जाएगा। तो जब भी आप लॉगिन करोगे आपको डायरेक्टली गूगल की आईडी पे क्लिक करना है और वो वेबसाइट ओपन हो जाएगा। अब हुआ क्या कि एक कंपनी का एक एम्प्लॉय गेम्स खेलता था, जैसे हम पबजी खेलते हैं, बच्चे फ्री फायर खेलते हैं, तो उसके चीट कोड्स होते हैं। चीट कोड इन द सेंस कि उस गेम में एक्स्ट्रा पावर लेने के लिए तो हम उन कुछ कोड्स का इस्तेमाल करते हैं। अब उस एम्प्लॉय ने उन चीट इंजन को डाउनलोड कर लिया इंटरनेट से। जब उसने डाउनलोड कर लिया और वहां पे साइन अप करा, तो उसने अपने गूगल अकाउंट से साइन अप कर लिया। अब वहां पे थी वर्नेबिलिटी, एक ऐसी कमी जिसके थ्रू वो गूगल अकाउंट पे लॉगिन कर सकता था। अब हैकर ने क्या करा, हैकर ने उस चीट कोड के अंदर मैलवेयर डाला था, एक वायरस डाला था, एक ऐसा वायरस जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम से सारे डेटा को निकाल के मुझ तक पहुंचा पाए। जैसे ही उस पर्सन ने उस वायरस वाली फाइल को अपने कंप्यूटर में डाला, उस कंप्यूटर से अपने गूगल अकाउंट को साइन अप करा, वो सारा का सारा उसके गूगल अकाउंट का एक्सेस चला गया हैकर के पास, और उस एक्सेस से उसने सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सब लीक कर दी। ये बहुत ही वल्नरेबल इंफॉर्मेशन है। आई थिंक इट इज ऑल अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग। तो यहीं पे हैकर्स हमसे आउटस्मार्ट करते हैं कि उनको क्रिटिकली सोचना आता है। और जब हम क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं, तो आज क्योंकि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मैं डेली बच्चों से मिलता हूँ, उनको पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे जब हम क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं, आज वो बिल्कुल डेड हो चुकी है। इवन जब हम असाइनमेंट्स देते हैं, हम कुछ उनका टेस्ट ले रहे हैं, तो वहाँ पे मैं पर्सनली मैंने ये एक्सपेरिमेंट करा था क्लास में। मैंने उनको एक सिंपल सा लाइन का क्वेश्चन दिया था कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, राइट? और सिंपली मैंने कहा आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो। उन्होंने बिना क्वेश्चन पढ़े उसको फोटो खींची और चैट जीपीटी पे डाल दी। They didn't even think कि इसका आंसर क्या हो सकता है। जो क्रिटिकल थिंकिंग है ना, वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और चैट जीपीटी की खास बात ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर कुछ नहीं भी हो सकता है, वो आपको बोलेगा ये हो सकता है और ये ऐसे हो सकता है, या फिर आपको बोलेगा नहीं हो सकता बट इन तरीकों से किया जा सकता है। तो वहां पे क्रिटिकल थिंकिंग आप देखते हो कि बच्चे की कितनी है। तो इन एआई की वजह से बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग खत्म हो गई है। कैसे बचाएंगे हम जनरेशंस को? ये तो हम बहुत एक बड़ा क्वेश्चन है कि कैसे बचाया जा सकता है। क्योंकि जब हम एआई को यूज करना हम सब जानते हैं, लेकिन हमको ये सिखाना पड़ेगा एआई को सही तरीके से यूज करना कैसे है, उसको सेफली कैसे यूज करना है, और कैसे आप अपने, क्योंकि हम एआई का इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं कि हम खुद डम बनते जा रहे हैं। इवन मैं बच्चों की क्या बात करूं, मैं खुद भी जब पहले ईमेल एग्जाम खुद से लिखते थे, आज मैं सिंपल एक लाइन लिखता हूं, बोलता हूं इसका ईमेल लिख दो। मैं खुद भूल गया एक प्रोफेशनल ईमेल अब कैसे लिखते होंगे। इनफैक्ट अब तो जीमेल खुद ही नोटिफिकेशन देता है, आधे सेंटेंसेस आपके खुद ही बना देता है। इवन इफ यू आर थिंकिंग डिफरेंटली, you end up tapping on that. तो आज की डेट में आपके को पायलट है, फिर जीमेल आपने एआई बताया, तो वहाँ पे सिर्फ आप
जो मेल आया है उसी का रिस्पॉन्स वो आपको सजेस्ट कर देगा कि इसका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। सो वहाँ पे आपको क्रिटिकल थिंकिंग अपनी बढ़ानी पड़ेगी। उसके लिए आप मतलब बहुत सिंपल आंसर होगा, बट आई बिलीव ये बहुत अच्छी चीज़ है जो मैं पर्सनली करता हूँ। आप गेम्स खेल सकते हैं लाइक चेस, आप चेस प्ले कर सकते हैं, आप बुक्स रीड कर सकते हैं, क्योंकि आप जितना ज़्यादा AI में रहोगे ना तो आप डिपेंडेंट हो जाओगे इस चीज़ पे। किसी दिन अगर ओपन AI पे अटैक हो गया और ओपन AI चलना बंद हो गया तो आपकी लाइफ तो ऐसा हो गया बंद। जैसे आज की डेट में आप फोन के बिना नहीं रह सकते ना, लेटर ऑन आप रियलाइज करोगे आप AI के बिना काम नहीं कर पा रहे हो। और ये मैंने देखा है बच्चों में। कभी अभी रिसेंटली चैट GPT पे कुछ अटैक हुआ था, आई डोंट नो, या फिर किस तरह का कुछ भी उस पर कुछ हुआ था, तो वो चल नहीं रहा था, उसकी सर्विसेज डिस्टर्ब हो रही थी। तो बच्चे उस दिन असाइनमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि AI नहीं चल रहा है। तो अगर आप इतना डिपेंडेंट हो जाओगे तो आपको लगेगा कि आपके दोनों हाथ काट दिए किसी ने। जब एक हैकर सिस्टम हैक करता है, क्या माइंडसेट होता है? हैकर भी कई टाइप के होते हैं। एक होते हैं सुसाइडल हैकर्स, सुसाइडल हैकर्स, आपने वो सुना होगा ह्यूमन बॉम्ब, बाहर से आते हैं और मर जाते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। ऐसे सुसाइडल हैकर्स होते हैं, वो आपका सिस्टम हैक करेंगे। उनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसके बाद उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। उनको कोई टीम अरेस्ट कर सकती है, उनको मार दिया जा सकता है। साइबर टेररिज्म की हम बात करते हैं या फिर हम सुसाइडल हैकर्स की बात करते हैं, तो उनका माइंड को वॉश कर दिया जाता है कि उनको ये जानते हुए कि अगर हम पकड़े गए, और ये बहुत बड़े लेवल पे करा जाता है, ये आपके मेरे सिस्टम पे नहीं, ये हम बात कर रहे हैं, हम कंट्री लेवल पे हम बात करते हैं कि अगर हम पकड़े गए तो क्या क्या चीज़ें हो सकती है। सुसाइडल हैकर्स होते हैं, उनका माइंडसेट कंप्लीटली डिफरेंट होता है। उनको माइंडसेट होता है कि इस देश को बर्बाद करना है, राइट। एक वो हैकर्स होते हैं, इनको स्क्रिप्ट किडीज बोलते हैं। स्क्रिप्ट किडी का मतलब होता है कि किसी दूसरे व्यक्ति के टूल्स जिसने बनाए हैं, उन टूल्स का इस्तेमाल करके वो छोटी मोटी हैकिंग कर लेना। लाइक आपके सिस्टम में वायरस भेज दिया, आपकी फाइल्स ऑटोमेटिकली खुल रही हैं, या फिर आपके सिस्टम में कुछ भी प्रोग्राम ओपन हो रहे हैं, तो ये छोटे मोटे जो हैकिंग स्क्रिप्ट के लिए उसको बोलते हैं। फिर हमारे पास हैकर्स होते हैं जो कि गलत इंटेंट से ही काम करते हैं क्योंकि उनको किसी से बदला लेना होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपकी कंपनी में काम कर रहा हूँ, आपने मेरी सैलरी नहीं बढ़ाई, तो मैंने कहा आपने सैलरी नहीं बढ़ाई, इतने टाइम से लॉयल हूँ मैं आपके लिए, आपने सैलरी नहीं बढ़ाई है और अब मुझे जॉब से भी निकाल दिया है अब, तो फिर मैं आपसे बदला लेने के लिए आपके सिस्टम को हैक कर दूंगा, तो आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज करती है। यस। तो अलग तरह के हैकर्स होते हैं, उसके डिपेंड करता है कि फिर आपका माइंडसेट क्या है, क्या करना चाहते हो। तो ऐसा है। आपने कंपनीज की बात करी, तो आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट में, तो रिक्रूटमेंट कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी लिखा होता है दैट यू कैन नॉट डू ऑल दीज प्रैक्टिसेस, यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द डेटा। बट जैसे हैकर्स की आपने बात बोली, लोग एक्चुअल में डेटा डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्या इस पे कोई लॉ अभी है हमारे पास? मैं पहली बात तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जब हम बात करते हैं कंपनीज के पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो आप ज्वाइन करते हो उससे पहले लीगल एग्रीमेंट साइन होता है, कि दैट इज द डिफरेंस बिटवीन हैकर एंड एन एथिकल हैकर। तो वो हैकर इसीलिए क्योंकि बिना परमिशन के हैक कर रहा है। एंड जब हम लॉस की बात करते हैं तो इंडिया में बहुत सारे लॉ हैं। IT एक्ट, जो हम IT एक्ट 2000 की हम बात करते हैं, बहुत सारे लॉ हैं। रिसेंटली 2025 और 4, आई एम नॉट श्योर द एग्जैक्ट ईयर, इंडिया में DPDP एक्ट आ गया है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आ गया है। तो वहाँ पे भी कंपनी को एक डेडलाइन दी गई है सारी कंपनीज को कि इस डेडलाइन तक आपके पास जितना भी कंज्यूमर का डेटा है उसको इन स्टेप से और इन चीजों से सिक्योर कर लें। अगर आप नहीं करते हैं, अगर आप उससे कंप्लाइंट नहीं हो रहे, अपने कंप्लायंस को फॉलो नहीं कर रहा है, देन आपके पास इतने रुपए का फाइन लग सकता है और ये चीजें हो सकता है। और इंडिया का जो फाइन है वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। अच्छा, हाँ। सो देयर आर हेवी पेनल्टीज ओवर दिस। तो अभी उसके पास एक डेडलाइन है, उस डेडलाइन तक जितनी भी कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं उनको कंज्यूमर का डेटा को सिक्योर करना है। एंड व्हाट इज दिस वन थिंग व्हिच बिग कंपनीज और स्टार्टअप्स आर डूइंग रॉन्ग और दे आर नॉट एक्चुअली फोकसिंग on the loophole of AI? अब इसमें हम सब कंपनीज को नहीं बोल सकते, तो इन जनरल अगर मैं बात करता हूँ कि कई बार कंपनीज ध्यान नहीं देती हैं सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग्स पे। जो एम्प्लॉयज उनके पास काम कर रहे हैं, केविन मिटनिक वन ऑफ द मोस्ट फेमस साइबर सिक्योरिटी सोशल इंजीनियर्स हमारे पास है, तो उन्होंने एक बात कही थी कि किसी भी एक $1 बिलियन कंपनी का एक जो वीकेस्ट लिंक होता है वो होता है उसका एम्प्लॉय। अगर आपका एम्प्लॉय ट्रेन नहीं होगा तो भले ही फिर आप करोड़ों अरबों की सिक्योरिटी लगा लो, उसका कोई फायदा नहीं है। इसके अलावा मैं आपको इंटरेस्टिंग एक अटैक के बारे में बताता हूँ जिसको USB की ड्रॉप बोलते हैं। ओके। अब फॉर एग्जांपल एक पेन ड्राइव है, हाँ। आप यहाँ से बाहर जाते हो, मैं आपके डोर पे एक पेन ड्राइव छोड़ देता हूँ। हाँ।
आप बाहर गए, आपने कहा पेन ड्राइव रखी हुई है किसी की, आपने उठा ली, इसमें देखती हूँ क्या है। इसमें देखती हूँ क्या है। जैसे ही आप पेन ड्राइव लगाओगे सिस्टम में, आपका कंप्यूटर हैक, क्योंकि उस पेन ड्राइव के अंदर कुछ ऐसे कोड्स हैं जो आपका सिस्टम को पूरा इन्फेक्ट कर सकता है। हम एंटीवायरसेस की बात करते हैं, हम बात करते हैं फायरवॉल्स की। रिसेंटली इन मार्च आई गेस, मैंने एक कॉन्फ्रेंस में एक प्रेजेंट करा था, एक हमने डिवाइस रेडी करा है। अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में एंटीवायरस चाहे ऑन है चाहे ऑफ है, फायरवॉल ऑन है चाहे ऑफ है, सिर्फ उस पेन ड्राइव को लगाते ही विदिन 5 सेकेंड मैं आपका पूरा कंप्यूटर कंट्रोल कर सकता हूँ, चाहे आपने कितना ही $1000 का एंटीवायरस क्यों ना लगा रखा हो। Oh my God. और वो ऐसे हैक होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि सिस्टम में कुछ है भी। आप नॉर्मली काम करोगे, आई कैन कंट्रोल योर वेबकैम, योर माइक, योर स्क्रीन, व्हाटएवर टाइपिंग ऑन योर कीबोर्ड। फॉर एग्जाम्पल, यू टाइपिंग योर पासवर्ड ऑन एनी XYZ बैंकिंग वेबसाइट, मैं सब कुछ देख सकता हूँ। What are you saying? यस, ये आपने डेवलप कर ली है? यस, इस पे हमने एक पेटेंट अप्लाई कर दिया है, एक कॉपीराइट अप्लाई कर दिया है, एंड हमने इस पे एक रिसर्च पेपर भी रेडी करा है जो फुली बाय द एंड ऑफ दिस वीक मैं पब्लिश करूंगा। मुझे सुन के ही डर लग रहा है इससे। तो ऐसी चीजें हैं, इसको USB की ड्रॉप अटैक्स बोलते हैं। आई सी। कंपनीज की हम बात कर रहे थे, डेटा की भी हमने बात करी है। कंपनीज अपना डेटा कैसे प्रोटेक्ट करें, बिकॉज ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, MNCs हैं जो कि सिर्फ डेटा ओरिएंटेड ही काम करते हैं। कैसे बताया जाए, मेरे राइवल कोई कंपनी है तो मैं कैसे उनका डेटा, आजकल क्योंकि एक्सेस करना बहुत आसान हो गया है, AI में आप 2 कमांड्स दीजिए एंड मैं किसी भी कंपनी का आज डेटा एक्सेस कर सकती हूँ। हाउ टू प्रोटेक्ट माई कंपनी और माई कॉन्टेंट, माई डेटाबेस? डिपेंड करता है कंपनी कितनी बड़ी है आपकी। अगर आप स्टार्टअप की बात करते हैं या फिर एक बहुत बड़ी आप कंपनी की बात करते हैं, बिग 4 कंपनीज की बात करते हैं, तो एक थोड़ा टेक्निकल वर्ड इसमें बताना चाहूँगा, उसको बोलते हैं डिफेंस इन डेप्थ मॉडल। ओके। सो डिफेंस इन डेप्थ में मतलब क्या होता है कि फर्स्ट टाइम पे, जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी नेटवर्क में एंट्री ले रहा हूँ, तो उसी वक्त पे सबसे पहले ये वेरीफाई करा जाए कि जो एंट्री ले रहा है वो कौन है। एक बार आपने कहा फॉर एग्जांपल, जैसे कि अभी आपने, जब मैं आपके अपार्टमेंट में आ रहा था तो आपने कोड मुझे शेयर करा था कि गेट पे वो कोड दे रहा है। सबसे पहला मेरा जो एंट्री पॉइंट है वो आपका वो गेट हो गया। तो जैसे ही मैं अंदर आता हूँ मुझसे कोड पूछते हैं, तो मैं कोड पे मैंने कोड दे दिया, मेरे को पहली एंट्री मिल गई। उसके बाद एक होना चाहिए था बायोमेट्रिक्स या आइरिस स्कैन या फिंगरप्रिंट, कुछ भी अगर होगा, तो मैंने वो फिंगरप्रिंट डाला या फिर कोड डाला वापस लिफ्ट में एंटर करने के लिए। तो सेकंड स्टेप वो हो गया। फिर मैं लिफ्ट से जब बाहर आता हूँ तो फिर आपके डोर पे कुछ वहाँ पे स्कैन, बायोमेट्रिक्स समथिंग कुछ होना चाहिए, कुछ सीक्रेट कोड जो आपने मुझे बताया हो, फिर मैंने वो एंट्री करी, उसके बाद मैं अंदर आया। तो ये इसको डिफेंस इन डेप्थ बोलते हैं। सो मल्टी लेयर ऑफ सिक्योरिटी। अब अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल, ऐसा आप यूट्यूबर हो, राइट, अब बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं जहाँ पे यूट्यूबर के अकाउंट्स हैक हो जाते हैं। बहुत बड़ा रीजन ये है कि वो जिस ईमेल आईडी से अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, उसी ईमेल आईडी से 10 और वेबसाइट पे अकाउंट बना के रखा हुआ है। जब किसी भी वेबसाइट पे आप अपनी किसी भी ईमेल आईडी से अकाउंट बनाते हैं, तो उस वेबसाइट को आप एक्सेस देते हो अपने ईमेल आईडी को मॉनिटर करने का। अब जो मैंने आपको बताया, वर्सल कंपनी का हैक जो हुआ था, उसने चीट कोड डाउनलोड करा था। उसने यही किया था कि उसने एक वेबसाइट पे लॉगिन करा था उस ईमेल आईडी से। तो जब कभी भी आपने एक ईमेल आईडी यूज करी है अपने यूट्यूब चैनल बनाने के लिए, उस ईमेल आईडी का किसी भी वेबसाइट पे यूज ना करें। अगर आपने कर लिया है एंड नाउ यू वांट टू सिक्योर योरसेल्फ, देन आपको गूगल के सेटिंग्स पे जाना है, उस जीमेल आईडी की सेटिंग्स पे जाना है, मैनेज सेटिंग्स पे। उसके बाद वहां पे एक ऑप्शन मिलता है थर्ड पार्टी एप्स एंड परमिशन। उस पे क्लिक करके वहां पे आपका जितनी भी एप्लीकेशंस, जितनी वेबसाइट्स को आपने एक्सेस दे रखा है, वहां से आप एक्सेस को रिमूव कर सकते हैं। तो वो कुछ तरीके हैं। इसके बाद आप वहां पे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा सकते हैं। इसका मतलब होता है कि पासवर्ड को डालने के बाद भी आपके पास एक OTP आ सकता है, या फिर अगर आपके पास आईफोन अगर आप यूज करें तो वहाँ पे फेस लॉक आता है, या फिर आपका फिंगरप्रिंट आता है, या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ कोड्स वहाँ पे आते हैं, उन कोड को डालने के बाद ही आपका अकाउंट ओपन होगा। इसको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन बोलते हैं। तो इस तरीके से आप सिक्योर कर सकते हैं अगर आप एक यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, फिर इवन आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट को, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को, सभी जगह पे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की सर्विस है, आप उसका यूज कर सकते हैं। तो वहाँ पे अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी में डिफेंस इन डेप्थ मॉडल होते हैं, जहाँ पे एंट्री पॉइंट से लेके लास्ट पॉइंट तक सभी तरह में मल्टीपल सिक्योरिटी होती है जो कि चेक होती है। लेकिन इन सब के बाद भी एक लिंक ऐसा है जो आपको खुद से ट्रेन करना है, वो है आपका एम्प्लॉय।
तो right. आपको एम्प्लॉय ट्रेनिंग बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, इसको अवेयरनेस ट्रेनिंग बोलते हैं, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। उसी में एक और टेक्निक होती है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, सोशल इंजीनियरिंग पेन टेस्टिंग। ओके बेसिकली जो टर्म है, जब हम एथिकल हैकिंग की बात करते हैं तो उसमें एक और टेस्ट करा जाता है पूरे नेटवर्क को कि आपका एम्प्लॉय कितना अवेयर है। तो आप किसी कंपनी में अगर काम कर रहे हो और मैं उस कंपनी में सोशल इंजीनियरिंग पेन टेस्ट कर रहा हूँ, तो आपको पता नहीं होगा कि यहाँ पे टेस्टिंग चल रही है। अच्छा, तो मैं एक हैकर की तरह आपको ईमेल भेजूंगा, मैं चेक करूंगा आपके कितने एम्प्लॉइज अवेयर हैं, I see. एंड फिर वहां से हम डेटा निकालते हैं और देखते हैं कि इतने एम्प्लॉइज अवेयर हैं, देन फिर उनको ट्रेनिंग दी जाती है। मैं अपने घर को प्रोटेक्ट करने के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, क्योंकि हमने अक्सर सुना है कि मोबाइल फोन्स जो हैं हमारी बातें सुन रहे हैं। जी। कहीं ना कहीं हम जो बातें डिस्कस करते हैं, फॉर एग्जांपल इफ आई लाइक अ पर्टिकुलर ब्रांड शू और नेल पेंट और एनी ब्रांड, मुझे अगले ही मिनट में फ़ोन ऑन करती हूँ, अपने फ़ोन में उसके एड्स दिखाई देने लगते हैं। ट्रू। तो क्या फ़ोन वाकई में हमारी बातें सुन रहे हैं? इट्स ट्रू कि जो भी आपके पास डिवाइस है, इवन अगर आप एलेक्सा का यूज़ कर रहे हो, आप मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ कर रहे हो, कोई भी आपका डिवाइस जिसके पास माइक्रोफोन की फैसिलिटी है या फिर कैमरा जिसके पास है, वो सब चीज़ आपकी बातें सुन रही हैं। एंड होता यह है कि इसका बहुत क्लासिक एग्जांपल बताता हूँ, आप रिलेट कर लोगे। आप ट्रू कॉलर का इस्तेमाल करते हो? नॉट मी, या आपने सुना होगा। ट्रू कॉलर एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि ये आइडेंटिफाई करवा पाता है कि कोई नंबर किसका है, राइट, उनके डेटाबेस में जो सेव हो। अब ट्रू कॉलर की अगर आप सेटिंग्स में जाते हो, परमिशंस पे क्लिक करते हो, तो वहां पे आपको दिखेगा कि उसने आपके कॉन्टैक्ट्स के साथ साथ आपकी गैलरी की परमिशन, आपकी ऑडियो की परमिशन, आपकी कॉल हिस्ट्री की परमिशन, मतलब मोस्टली सभी तरह की परमिशंस ले रखी हैं। फोन का सब तरह का डेटा आपका ले लिया, नॉट जस्ट कॉन्टैक्ट। अब आप सोचो कि वो एक एप्लीकेशन जिसको सिर्फ आपने इसलिए इंस्टॉल करा कि वो ये बता पाए कि अननोन नंबर किसका है, उसको आपकी गैलरी से क्या मतलब है? एग्जैक्टली। तो ऐसे ही हम बहुत सारी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं और उनको हम बिना जाने रैंडमली कोई भी परमिशन दे देते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशन डाउनलोड करने पे वो एक्सेस मिलता ही नहीं है अनलेस हम एक्सेस दें। तो ऐसी कंडीशन में अगर मुझे कोई एक पर्टिकुलर ऐप यूज़ करनी है, तो मुझे अलाउ ही तब करता है जब मैं अपने गैलरी का एक्सेस देती हूँ, माइक्रोफोन का एक्सेस देती हूँ। सो अब मैं वो ऐप यूज़ कैसे करूँ बिना एक्सेस? कोई भी एप्लीकेशन हो, सबसे पहले तो आपको इंस्टॉल करना है उसके जो जेन्युइन सोर्सेज है, मतलब जहाँ पे उनका रेपो रखा हुआ है, जहाँ पे एप्लीकेशन है। जैसे कि अगर आप आईफोन का यूज़ करते हो तो वहाँ पे ऐप स्टोर एंड एंड्रॉयड में प्ले स्टोर होता है, राइट। तो इस तरीके से आप जो फेक एप्लीकेशंस हैं वो इंस्टॉल करने से बच पाएंगे, क्योंकि जितनी भी हम एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं, अगर हम उसको ऐप स्टोर पे डालेंगे या प्ले स्टोर पे डालेंगे तो सर्टेन चेक्स हैं जो आपको वेरीफाई करवाने पड़ेंगे, आपको चेक करवाने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपकी एप्लीकेशन इन जगह पे जा सकती है। तो ऐप स्टोर पे कोई भी एप्लीकेशन, ऐप स्टोर तो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है एज कम्पेयर टू प्ले स्टोर। अब क्योंकि गूगल ने भी बहुत सिक्योरिटी हाई कर दी है, तो अब इवन प्ले स्टोर पे भी कोई एप्लीकेशन किसी डेवलपर को डालनी होगी तो पहले बहुत सारे पैरामीटर्स चेक होंगे, उसके बाद ही आपकी एप्लीकेशन वहाँ पे जाएगी। अब ये होता तब है अगर आप किसी गूगल से आपने कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली, मेनली बच्चे ये करते हैं, क्योंकि जब पबजी बैन हुआ था तो वो गूगल से डाउनलोड करके गेम खेल रहे थे, राइट। अब जब गूगल से आप कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हो तो आपसे परमिशन मांगता है। अब क्योंकि वो एप्लीकेशन को वेरीफाई नहीं कराया गया है किसी थर्ड पार्टी ने, तो वहां पे उस एप्लीकेशन को परमिशन देना आपके लिए खतरे से खाली नहीं हो सकता। बट अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रहे हो या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड कर रहे हो तो वहां पे जनरली वो एप्लीकेशन सेफ होती हैं टू यूज। लेकिन कई बार ऐसा होता है आप कोई गेम खेल रहे हो, उसके पास कोई लिंक पे क्लिक करते हो, वो लिंक आपको किसी वेबसाइट पे लेके जाता है जो कि ना तो प्ले स्टोर पे है ना ही ऐप स्टोर पे है, उस वेबसाइट से वो डाउनलोड करवा लेता है। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो खतरनाक होती है, क्योंकि वो जो आपने क्लिक करा है वो किसी ऐप स्टोर पे नहीं हो, किसी प्ले स्टोर पे नहीं है, वो अगेन वो एक वेबसाइट से डाउनलोड हो रहा है। इसको साइड लोडर एप्लीकेशंस बोलते हैं। तो कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन कभी भी इंस्टॉल नहीं करनी चाहिए। अगर आप कर रहे हो तो आप अपना डेटा अपने हाथों से किसी हैकर को दे रहे हो। एंड घर को सिक्योर करने की बात मैं आपसे कर रही थी, क्योंकि घरों में एलेक्सा है, कहीं ना कहीं आपने भी वेरीफाई किया है कि हमारी बातें सुन रहे हैं, AI भी इंटीग्रेट हो रहा है। जब हमारी सारी बातें इस लेवल पे सुनी जा रही हैं, फ्यूचर में किस तरह का थ्रेट आ सकता है हमारे घर पे? हमें तो लग रहा है कि ये तो स्मार्ट होम है तो स्मार्टली प्रोटेक्टेड है, बट व्हाट आर द हिडन डेंजर्स इन अ स्मार्ट होम? एक घर में आई डोंट नो चोरी हुई थी या कुछ समथिंग हुआ था, उनके घर पे जो राउटर लगा हुआ था
उसके थ्रू हैकर ने ये डिटेक्ट करा कि इनके घर में कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ हैं, इनका बच्चा कहाँ पे गेम खेल रहा है, और उस बच्चे को कन्विंस करके देन वहाँ पे कुछ किडनैपिंग का केस हुआ था। मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रही हूँ अभी जो क्राइम के बारे में आप मुझे बता रहे हो। आप राउटर यहाँ प्लेस करते हो, मोबाइल आपने यहाँ पे रखा, तो उसकी स्ट्रेंथ होती है, राइट, यहाँ पे स्पीड ज्यादा आएगी। हाँ, उसके बाद अगर आप दूसरे रूम में चल जाओगे तो स्पीड कम आती है। हाँ, वीक हो जाते हैं सिग्नल्स। एग्जैक्टली। तो वहाँ पे क्या होता है, उससे मैपिंग करी जाती है कि कहाँ पे सिग्नल ज़्यादा है और कहाँ पे राउटर रखा हुआ है। जब हम ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं तो वहाँ पे आपके पास एक तरीका है कि आप ऑनलाइन बैठे हुए किसी दूसरे पर्सन से बात कर सकते हो, राइट। तो उस पर्सन ने उसके साथ कांटेक्ट बनाया एंड देन इसके थ्रू पूरा एक साजिश रची गई कि कहाँ कहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और उसके थ्रू पूरा इतना कन्विंस कर लिया कि देन उस बच्चे को बाद में किडनैप कर लिया गया। एंड देन उसको फ़ोन पे ये भी कन्विंस करके बताया कि आप, हमें पता है कि आपके घर में कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी हुई है, क्योंकि उस एप्लीकेशन में वीडियो कॉल, सॉरी, जो कैमरा था उसके एक्सेस दे रखा था। प्रोटेक्ट कैसे करेंगे ऐसे में? मेनली जब हम एलेक्सा की बात करते हैं, कोई भी ऐसा, जैसे जब से मैंने आईफोन लिया है, मैंने आज तक कभी सिरी को ओपन ही नहीं किया है, हमेशा वो ऑफ ही है। तो यू आर टेलिंग अस द सीक्रेट, रियल सीक्रेट्स यही हैं जो आप फॉलो करते हो। यस। तो कभी भी कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंशियल बात है, आप अपने फ़ोन जहाँ पे रखा हुआ है उसके सामने ना करें। जैसे हम कई बार क्या करते हैं, फ़ोन का पिन शेयर कर देते हैं, फ़ोन पे एटीएम का पिन, कोई हमने किसी को कार्ड दिया है तो उसने पिन क्या है, हमने पिन बता दिया ये है, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। बहुत सारे, अभी तो हम बहुत छोटे लेवल पे बात कर रहे हैं, लेकिन हम कंट्री पैन इंडिया पे बात करते हैं, हम पूरे वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं। तो एक मेलवेयर आया था पेगासस, जो सिर्फ एक मिस कॉल आपके फ़ोन पे आएगा और फ़ोन हैक हो जाएगा। सो मेनली वहाँ पे हम लोग नहीं, आम लोग नहीं, लेकिन जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उसके जो लीडर्स हैं, उनको हैक करने के लिए मेनली इनका इस्तेमाल करा जाता है। तो कभी अपना फ़ोन आप ऐसी जगह पे ना रखें, अनवांटेड परमिशंस किसी एप्लीकेशंस को ना दें, एंड अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो उसके वॉइस असिस्टेंट जो है उसको मेनली आपको ऑफ करके रखें। तो ये कुछ चीज़ें हैं। थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को कभी इंस्टॉल ना करें, एंड कोई भी ऐसी वेबसाइट जहाँ पे HTTPS नहीं है, मतलब सिक्योर अगर आपको नहीं नजर आ रहा है तो कभी भी उसको विजिट ना करें। इनफैक्ट आज की डेट में तो ऐसी चीजें हैं जहाँ पे सिक्योर वेबसाइट पे हैकिंग हो जाती है, बट फिर भी हमको एक लाइन ऑफ डिफेंस वहाँ पे लेना पड़ता है कि एटलीस्ट इतना सिक्योर तो हो कि जो भी हम बात कर रहे हैं वो एक इनक्रिप्टेड चैनल के थ्रू होते हुए जा रही है। कैन AI एक्चुअली प्रेडिक्ट द क्राइम्स? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि हम AI के बारे में बात करते हैं। आज की डेट में हमारे पास AI एजेंट्स आ गए हैं। पहले के टाइम पे क्या होता था, अगर मुझे आपका ईमेल आईडी हैक करना है या फिर आपको फिशिंग करना है आपके साथ, तो मैं मैनुअली आपका पास एक ईमेल भेज देता हूँ, आपको बोलूँगा इस अकाउंट पे क्लिक कर लो, आपका अकाउंट बैन हो गया है। ये सब मैं खुद से करता था। और अगर एक इंसान काम कर रहा है तो एक दिन में 10, 20, 50 लोगों को बेवकूफ़ बना सकता है। AI एजेंट्स इज लाइक रोबोट्स जो कि आपके कमांड को फॉलो कर रहे हैं। आज की डेट में हमने खुद ये लैब में करके देखा है। आज की डेट में इतने एडवांस AI एजेंट्स हैं जो कि आपके बिहाफ पे काम करते हैं। और इसके बारे में आप शायद आपने सुना भी होगा, या काफ़ी लोग जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उन्होंने सुना होगा। ऐसे बहुत सारे बॉट्स हमारे पास हैं जिसको आप एक्सेस दो अपने जीमेल का, वो बॉट ऑटोमेटिकली आपके पास जो ईमेल्स आ रहे हैं उसका रिप्लाई दे सकता है खुद से, क्योंकि उसके पास एक्सेस है। अब AI एजेंट्स ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि आपके बिहाफ पे, आपकी कमांड पे काम करते हैं। हम ऐसे एजेंट्स डिजाइन कर रहे हैं, नॉट हम, मतलब हैकर्स ऐसे डिजाइन कर रहे हैं कि वो खुद ही लोगों को ढूंढेंगे सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया से ढूंढेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल कल आप मसूरी गए, आपने एक फोटो क्लिक करके इंस्टाग्राम पे डाल दी, वो AI एजेंट पूरा डेटा स्क्रैप करेगा कि अंकिता कल मसूरी गए थे एंड उन्होंने एक फोटो डाली थी, उनके साथ साथ 4 लोग ये भी थे बैकग्राउंड पिक्चर में, हो सकता है उनके दोस्त हों। तो पूरा डेटा पहले स्क्रैप करा जाएगा, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करी जाएगी, देन आपके पास एक व्हाट्सएप मैसेज आ सकता है या फिर एक ईमेल आ सकता है कि आपने कल देखा यार, वो कल मसूरी गए थे ना, तो वहाँ पे देखो, इस लिंक पे क्लिक करके देखो, वहाँ पे हमारी एक फोटो अपलोड हो रखी है, राइट। आपको लगेगा हाँ जेन्युइन है, क्लिक करोगे आप जैसी, तो वहाँ पे आपका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज होगा। तो ये AI एजेंट्स हैं सारा काम करते हैं। अब AI एजेंट्स सिर्फ एक पे टारगेट नहीं करेंगे, एक
एक टाइम पे लाखों लोगों को टारगेट कर सकते हैं। ये फ्यूचर में ये सारी चीज़ें होने वाली है। माय गॉड। अगर आप किसी कीबोर्ड पे टाइप कर रहे हो, आपके की स्ट्रोक से आपका पासवर्ड पता लगाया जा सकता है। हाउ? AI एनालिसिस, AI अकाउस्टिक एनालिसिस उसको बोलते हैं। इंसान हमारे कीपैड पे टाइप करने से हमारा पासवर्ड पता चल जाएगा, आप कह रहे हैं? हर इंसान के टाइपिंग स्पीड अलग होती है, हाँ, रिदम अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं राहुल लिखूंगा तो मैं जल्दी टाइप करूंगा RHUL, और हर की का साउंड अलग होता है। कभी आप नोटिस करना, स्पेस बार का साउंड अलग होता है, एंटर का साउंड अलग होता है, क्वालिटी का साउंड अलग होता है। तो और ये रिसर्च भी हुई थी इन यूरोप आई गेस। तो वहाँ पे हुआ क्या था कि उन्होंने रिसर्च करी, एक कमरे में नॉर्मल माइक रखा और कीबोर्ड पर कुछ टाइप करा। AI ने 95% एक्यूरेसी के संग बताया कि पासवर्ड क्या था या फिर जो स्टेटमेंट उन्होंने टाइप करा वो क्या था। तो आपके की स्ट्रोक्स को सुन के वो पासवर्ड टाइप कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इन फ्यूचर देखने को मिलेगी। कैन यू गिव मी 3 things which a person should focus on, जो कि हम अपने को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे स्कैम होने से बच सकते हैं? बिकॉज फ़ोन से स्कैम हो सकते हैं, वीडियो अरेस्ट हो रहे हैं, मेल से हो रहे हैं, देयर आर नंबर ऑफ वेज, बट प्रोटेक्ट करने के बहुत ही कम तरीके हैं। आपने इमेजेस का हमें बताया, लेकिन साउंड आज भी कैसे पहचानेंगे? वीडियो पे अगर सामने मुझे मेरी मम्मी दिखाई दें तो मैं कैसे पहचानूंगी रियल है कि नहीं? तो मतलब मैंने तो आपको आई थिंक स्टार्टिंग में बताया था, तो वो जो कोड वर्ड वाला सिस्टम है, हाँ, इट अप्लाइज एवरीवेयर। सो अगर उनको पता, इवन अगर आप वीडियो कॉल पे भी मुझसे बात कर रहे हो और मैं कुछ ऐसा चीज आपको बता रहा हूँ कि हो सकता है मैं पैनिक क्रिएट कर रहा हूँ या फिर मैं लालच दे रहा हूँ आपको किसी इन्वेस्टमेंट स्कीम का, तो वहाँ पे पहला तो ये है कि आप कोड वर्ड से पहचान सकते हैं। दूसरा, आप उसको सर्टेन एक्शंस करने के लिए बोल सकते हैं, ओके बॉटल उठाओ, ओके पानी पियो। अच्छा, इस तरीके से आप उसको टैकल कर सकते ऐसे हो। कमांड्स जो डेली जो एक रोबोट नहीं कर सकता है बेसिकली। इस तरह की सिक्योरिटी हमें नेट बैंकिंग में भी कई बार दिखाई देती है टू आइडेंटिफाई इमेजेस। हाँ, तो वो मेनली जो होता है वो ये रोकने के लिए किया जाता है कि कोई रोबोट तो आपके बिहाफ पे काम नहीं कर रहा है, ऐसे बॉट्स इसको हम बोलते हैं, तो वो इसको रोकने के लिए करा जाता है। क्योंकि अगर बॉट आपके बिहाफ पे काम करेगा तो हो सकता है उनका सर्वर डाउन कर दे, तो उनको रोकने के लिए कैप्चा, जिसको आप बोलते हैं, कैप्चा लगाया जाता है ताकि उसके जो ट्रैफिक आ रहा है उनके सर्वर पे वो लेजिट ट्रैफिक हो, वो कोई स्पूफिंग वहाँ पे ना कर रहा हो, किस तरह का रैंडम डेटा ना भेज रहा हो ताकि उनका सिस्टम को शट डाउन कर दें, इसलिए वहाँ पे कैप्चा लगाया जाता है। आपने कहा कि एक बार में हजारों लाखों बॉट्स काम कर सकते हैं, मल्टीपल लेवल पे, मतलब मास लेवल पे क्राइम हो सकता है। हमने रिसेंट एग्जाम्पल देखा था, जमतारा जो एक छोटी लोकेशन थी, वहां से कुछ लोग मिलके इतने बड़े बड़े स्कैम्स कर रहे थे। वी कैन ओनली इमेजिन अगर AI यहाँ पर आ जाए, बॉट्स यहाँ पर आ जाए, तो क्या मैसिव क्राइम हो जाएगा। तो हम जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जिस AI से अटैक हो सकता है उस AI से डिफेंस भी हो सकता है, एंड वी आर कंटिन्यूसली वर्किंग ऑन दैट। बहुत सारी इंडियन एजेंसीज हैं, इंडिया के ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इस पे काम कर रहे हैं। इवन सर्टेन बहुत बड़ी बॉडी है गवर्नमेंट की जो कि इस पे काम कर रही है, उसने एडवाइजरीज इशूज करी हैं, एंड बहुत सारे ऐसे तरीके हम लेके आ रहे हैं, नए मैकेनिज्म्स हैं, नए इनोवेशंस हो रहे हैं जिससे हम बच सकते हैं। एंड जब हम जामतारा की बात कर रहे हैं तो जामतारा तो ये है कि क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आ गया तो सबको पता है। आज भी साउथ इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ से आज भी नेटवर्क ऑपरेट हो रहा है, और सिर्फ ये नेटवर्क नहीं कि आपसे कॉल किया और आपसे OTP मांग रहे, बियॉन्ड दैट होता यह है कि आपको फेसबुक पे कुछ जॉब एड्स दिखते हैं कि आपको यूरोप में इस जगह पे जॉब है और इतना आपको पैसे मिलेंगे। इस तरह के सामने वालों को लालच दिया जाता है। एज आई सेड बिफोर कि एक लालच और एक डर, ये दो ही चीज़ें जो मेनली यहाँ पे काम करती हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, 24-25 साल मेरी उम्र है, एंड मुझे अपने ब्रेड एंड बटर के लिए कुछ जॉब चाहिए, एंड मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे एक ऐसी जगह है जहाँ पे मुझे 50-60 हज़ार रुपये ईजी मनी मुझे वहाँ मिल जाएगी, सिर्फ 5-6 घंटे काम करेंगे। मैं उस जॉब ऑफर को एक्सेप्ट करता हूँ, मेरे इंटरव्यूज चलते हैं, प्रॉपर 3 से 4 राउंड इंटरव्यूज होंगे। अब मेरा पासपोर्ट आएगा, मेरा वीज़ा सामने कंपनी ला के देगी। उसके बाद मैं इंडिया से जाता हूँ दुबई। जब मैं दुबई जाता हूँ तो वहाँ पे कोई मुझे लेने आता है। जब मुझे लेने आया, मैं उसके साथ जाता हूँ तो वो मुझे वहाँ से लेके जाता है कंबोडिया। अब मैं आ रहा हूँ कंबोडिया स्कैम के ऊपर। अब कंबोडिया स्कैम कैसे ऑपरेट करते हैं, ये लोग जो इंडिया से जाते हैं इनको कंबोडिया लेके जाया जाता है, वहाँ पे उनको स्लेव बनाया जाता है।
इनको मारा पीटा जाता है, देन इनको वहाँ पे फिर स्लेव बना के एक छोटा सा कमरा दे दिया जाता है, लैपटॉप दे दिया जाता है, फ़ोन दे दिया जाता है, उनकी वहाँ पे क्लासेस चलती हैं नॉन टेक्निकल स्किल्स की, जैसे कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स की क्लासेस ली जाती हैं, उनका कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर बनाया जाता है। देन उनको अलग अलग लैंग्वेजेस सिखाई जाती है, जैसे कि स्पेनिश, जर्मन, इंग्लिश, ये सिखाया जाता है। देन फिर उनसे फोर्सफुली अलग अलग जगह पे स्कैम करवाया जाता है। तो जो इंडिया में कई बार आपके पास कॉल आएगा कि आपके पास OTP आया होगा और आपने देखा होगा नंबर बाहर का होता है लेकिन हिंदी बोल रहा होता है, मोस्ट प्रोबेबली ये बाहर से ऑपरेट करते हैं। और जब हम पिक बचरिंग की बात करते हैं तो ये वही लोग हैं जो वहाँ पे क्रिप्टो के लिए स्कैम करते हैं, फिर जो रोमांस स्कैम करते हैं। तो जो आपको ठग रहा है उसको खुद ही वो बेचारे को किसी ने स्लेव बना के कंबोडिया में रखा गया है। तो जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं मैं उन सबको बोलना चाहूँगा कि अगर आपको जॉब चाहिए तो ऑनलाइन जॉब्स पे कभी भी भरोसा मत करें। तो क्योंकि होता यह है कि हम सामने वाला पर्सन आपको लालच देगा एक अच्छी जॉब को ग्रैब करने के लिए। अगर आप उस लालच में आ जाओगे तो फिर वहाँ पे गेम ओवर हो जाता है। इसके साथ साथ उन बच्चों को भी बोलना चाहूँगा जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, इंटर्नशिप्स स्कैम बहुत ज़्यादा चलता है। बच्चे जो इंटर्नशिप्स एक्वायर करना चाहते हैं तो वहाँ पे सामने वाली कंपनी उनको बोलती है कि आपको इतना पेमेंट देना है अगर आपको 3 महीने की इंटर्नशिप करनी है। तो कोई भी अच्छी कंपनी आपसे पैसा नहीं मांगती है, इनफैक्ट वो आपको स्टाइपेंड देती है अगर आप वहाँ पे काम करवाती है तो। सो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं आज की डेट में भी जो बच्चों से 5,000 रुपये लेती है और देन गायब हो जाती है। तो ऐसे जॉब स्कैम से भी सबको बच के रहना चाहिए। बिफोर समिंग इट अप, आई वुड लाइक टू आस्क कि अगर मेरे साथ आज स्कैम होता है, वेयर कैन आई रिपोर्ट इट? और रिपोर्ट करने से भी पहले व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप वी शुड टेक? अलग अलग तरह के साइबर क्राइम के लिए अलग अलग जगह हैं, राइट? कोई भी एक लड़की है जिसके पास उसकी कुछ इंटीमेट पिक्चर्स ऑनलाइन लीक कर देता है, कोई किसी सोशल मीडिया पे डाल देता है, मेनली इसको हम रिवेंज बोलते हैं या फिर रिवेंज स्कैम्स को हम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 2 लोग हैं, दे आर इन रिलेशनशिप एंड देन सडनली दे सेपरेट, वहाँ पे कुछ भी ऐसा हो जाता है तो जो सेकंड पर्सन होता है वो उसका फोटोज ऑनलाइन पब्लिश कर देता है। तो वहाँ पे जो लड़कियां होती हैं, अब क्योंकि उनको डर होता है कि बदनामी होगी ऐसा, तो टैबू है, राइट, तो वो रिपोर्ट नहीं करते हैं कहीं भी। एक वेबसाइट है जिसका जो लिंक है वो आपने डिस्क्रिप्शन पे डाल देना। बेसिकली नेशनल वेबसाइट है जहाँ पे आप अपना एक कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं, सिर्फ लड़कियों के लिए है वो। तो रजिस्टर आप करके कंप्लीट अपनी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डालोगे और विद इन 48 आवर्स आपकी जितनी भी इंटीमेट पिक्चर्स हैं जिस प्लेटफॉर्म पे हैं सबसे वहाँ पे टेक डाउन करा ली जाएगी। अच्छा, तो ये वेबसाइट हो गई अगर आपको ऐसा कुछ होता है तो। सेकंड है, अगर आपको कोई ऑनलाइन हरास कर रहा है या फिर किसी भी तरह का साइबर क्राइम होता है, और इफ यू आर गर्ल और वीमेन या फिर अगर कोई छोटा बच्चा है, आइडेंटिटी अगर रिवील नहीं करनी है तो cybercrime.gov.in पे एक फीचर आता है अनोनिमस कंप्लेंट। अनोनिमस कंप्लेंट का इस्तेमाल करके विदाउट रिवीलिंग योर आइडेंटिटी यू कैन रजिस्टर अ कंप्लेंट। तो जो नियरेस्ट पुलिस थाना होगा वहां पे आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हो जाएगी, तो वहां पे आपको आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी पड़ेगी। बट जो नॉर्मल ऑप्शन है, जैसे कोई लड़का है, कोई भी मेल है, उसको रजिस्टर करनी है तो वहां पे भी अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकता है, बट उसको वहां पे आइडेंटिटी आपकी बतानी पड़ेगी। इसके अलावा अगर पेमेंट फ्रॉड आपके पास होता है, किसी तरह का OLS स्कैम जो हमारे पास होते हैं, ऐसा कोई स्कैम अगर आपके पास हो जाए तो सबसे पहले तो 1930 पे आप कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा NPCI पोर्टल पे जाके जो आपने UPI पेमेंट करते हुए आपने देखा होगा अपावर्ड बाय NPCI लिखा रहता है। सो सिंपल, आपको वेबसाइट पे जाना है, NPCI लिखना है, NPCI कंप्लेन। उस पे जाने के बाद आपको वहाँ पे कंप्लेन रजिस्टर करनी है, बट ध्यान रखना है कि जो कंप्लेन आप रजिस्टर कर रहे हो वो विद इन 1 आवर आप रजिस्टर करो, क्योंकि वो कूलिंग पीरियड बोलते हैं, गोल्डन आवर। उस 1 आवर के अंदर अगर आप रजिस्टर कर लेते हो देन चांसेस हैं कि विद इन 7 to 10 डेज आपका पैसा वापस आ जाएगा। इन सभी के लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा एंड अपने डिस्क्रिप्शन पे आप डाल दीजिएगा। सर, हमने तो सुना था जो भी मॉनेटरी फ्रॉड्स होते हैं इसके लिए साइबर सिक्योरिटी क्राइम ब्रांच में हम रिपोर्ट करें, और आई एम श्योर हर किसी ने अप्रोच किया होगा, बट दे ओनली टेक रिपोर्ट्स। बट thankfully now we know where to complain and what are the right steps. इंडिया में मैम लॉज हैं लेकिन एनफोर्समेंट नहीं है। सो वो आई होप कि आने वाले 4-5 साल में नहीं हो पा रहा है, 4-5 साल में उस पे हम काम करेंगे और स्ट्रॉन्ग करेंगे यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है कि 1 घंटे में शायद ये कंपोज करना बहुत मुश्किल होगा। सो मे बी वी कैन हैव अनदर एपिसोड ऑन इट एंड वी कैन डिस्कस मोर डिटेल। या, सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। वी गॉट टू नो अ लॉट मोर थिंग्स एंड आई नो मॉनेटरी अगर फ्रॉड्स कहीं होते हैं तो वो कहाँ जाने चाहिए, एथिकल हैकिंग क्या होती है, हाउ कंपनीज, कंटेंट क्रिएटर्स कैन एक्चुअली सेव देयर डेटा। और इसी के साथ मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि जो भी साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना चाहते हैं वो आपके साइबर विंग
किंग सिक्योरिटी जो यूट्यूब चैनल है और इंस्टाग्राम चैनल है, इसको फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आप फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं बिकॉज यू आर अ टीचिंग बाय पैशन एंड बाय प्रोफेशन बोथ। थैंक यू सो मच मैम।